हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक 3 की क्राइटेरिया की बात की थी, फिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, और गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को सॉल्व किया था। अब इसी में हम अपने कुछ छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं उन्हें फिनिश करेंगे। उसमें हमारा फर्स्ट है नर्नेस्ट हीट थ्योरम। इसके लिए जो मैंने गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पीछे सॉल्व की थी, मैं उसी के रिजल्ट को यूज कर रही हूं। हमारा पीछे रिजल्ट आया था एक डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी कर्ली डेल्टा जी बाय कर्ली टी एट कॉन्स्टेंट पी। हमने पीछे ये रिजल्ट निकाला था। ये थी हमारी गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो हमने पीछे प्रीवियस क्लास में निकाली थी। नाउ अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि मैं कह रही हूं टी को अगर मैं जीरो कर दूं, अगर टी जीरो को अप्रोच करे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। उस टाइम पर डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच के बराबर। ठीक है, ये चीज तो ऑब्जर्व होगी कि अगर टी को जीरो कर दिया जाए तो डेल्टा जी और डेल्टा एच क्या हो जाएंगे, बराबर। पर नर्नेस ने ऑब्जर्व किया कि जैसे टी को एकदम जीरो ना करके हम जीरो की तरफ अप्रोच करें, टी को, टेम्परेचर को आप धीरे धीरे जीरो की तरफ लेकर आओ, तो आप क्या देखोगे कि ये जो वैल्यू है ये क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होगी। एस टी अप्रोचेस टू जीरो, कर्ली जी बाय कर्ली टी वाली जो वैल्यू है ना, ये भी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। ये वैल्यू क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। और जैसे वो जीरो को पहुंचा ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो होगी। इसका मतलब जो डेल्टा जी और डेल्टा एच है वो दोनों एब्सोल्यूट जीरो पे बराबर तो हो रहे हैं, बट इक्वल होने के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे अप्रोच भी कर रहे हैं। तो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो बिटवीन टेम्परेचर वर्सेस डेल्टा जी और डेल्टा एच, तो क्या होता है, डेल्टा जी हमारी यहां पर करता है डेल्टा एच रिएक्शन है यहाँ पे हाई टेम्परेचर में, पर जैसे जैसे टी टेम्परेचर हम डाउन करेंगे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। जिसे हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिकली। तो डेल्टा जी और डेल्टा एच नॉट ओनली इक्वल टू जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो, बट इट्स वैल्यू आल्सो अप्रोचेस टू ईच अदर। दोनों की वैल्यू एक दूसरे को भी क्या करेगी, अप्रोच करेगी, और ये वैल्यू ना की क्या करेगी, जीरो होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, जैसे जैसे टी जीरो जा रहा है, change in this energy with respect to temperature is equal to limit t tends to zero d change in h with respect to t is zero। तो ये आती है हमारी नर्नेस्ट की इक्वेशन, नर्नेस्ट हीट थ्योरम हम जिसे बोलते हैं। अब पीछे जब हमने गिब्स का रिलेशन निकाला था, गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, उस टाइम पर हमने एक चीज पढ़ी थी, कर्ली डेल्टा जी बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट पी दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस, जिससे हमने रिलेशन सॉल्व किया था इस इनिशियल एंड फाइनल स्टेज देके, वही वाली इक्वेशन है। और हमें पता है चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये किसके बराबर होती है, सीपी की। तो अगर मैं वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो मैं कह सकती हूँ लिमिट टी टेंड्स टू जीरो दिस डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो, और लिमिट टी टेंड्स टू जीरो दिस सीपी टेंड्स टू जीरो। बिकॉज ये चेंज है तो ये भी क्या आ जाएगा, मेरा चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर जीरो को अप्रोच करेगा एंट्रोपी भी क्या आ जाएगी, जीरो, और इसके साथ साथ जो हीट कैपेसिटी है वो भी क्या हो जानी चाहिए, जीरो। अब यहां पर हम किसकी बात करें, कौन से टेम्परेचर की बात करें, हम बात करें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की। अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हमारी गैसेस तो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि ये गैस पे तो एप्लीकेबल नहीं होगा, और ना ही ये एप्लीकेबल होता है लिक्विड्स पे। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, ओनली ऑन सॉलिड्स। तो ये किस पे एप्लीकेबल है, ओनली ऑन सॉलिड्स। क्लियर। तो ये थी हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन जो हमारी थर्ड लॉ की डिफाइन में मेजर रोल प्ले करती है, नर्नेस्ट हीट थ्योरम। अब यहीं से हम निकालते हैं अपनी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो अभी हमने पीछे निकाला है कि लिमिट्स t टेंड्स टू 0 डेल्टा S इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट t अप्रोचेस टू 0 सॉरी डेल्टा Cp इज इक्वल टू 0। डन। अब Cp की बात करो या इसकी बात करो, किसी एक को लेकर सोल्व करते हैं। डेल्टा Cp की बात करते हैं। व्हाट इज डेल्टा Cp? डेल्टा इज चेंज इन किस में चेंज है? हीट कैपेसिटी में। दैट इज Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट। डन। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? एट टेम्परेचर 0। जब टेम्परेचर 0 हो जाता है, एब्सोल्यूट 0 होता है टेम्परेचर, उस टाइम पर सब सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, वहां पर तो चेंज नहीं आना। हीट कैपेसिटी कब आती है? जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेते हैं। या तो हम 0 पे बात करें, 0 पे सबकी वैल्यू क्या होगी? 0। इसका मतलब लिमिट t 0। हम Cp को 0 कर सकते हैं, तब चेंज की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि सारी वैल्यू ही इक्वल है। सिमिलर वे में अगर हम बात करें, सबकी एंट्रोपी भी वहां पे क्या आ जाएगी? 0। तो ये बनती है हमारी थर्ड लॉ की डिफाइंड, मींस एंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज 0 एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। मींस एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज 0 किस टेम्परेचर पे? एट एब्सोल्यूट 0। मीन्स कोई भी आप सब्सटेंस ले लो, उसकी एंट्रोपी 0 हो जाएगी जब वह सब्सटेंस कहां पर आएगा? उसके एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। नो डाउट थर्ड लॉ जो थर्मोडायनेमिक है उसकी मेजर बेसिक डिफाइन यही है कि जो एंट्रोपी होगी वो क्या हो जाएगी? अप्रोच करेगी 0 को जब टेम्परेचर हो जाएगा 0। बट इसके लिए कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है जो इसे प्रूफ कर सके। जैसे फर्स्ट लॉ की बात करो या सेकंड लॉ की बात करो, हमारे पास उसके पास बहुत सारे प्रूफ थे। जैसे कार्नोट साइकिल हमने किया या फर्स्ट लॉ में हमने सारी चीजें निकाली, वो इसे प्रूफ कर रही थी। बट इस जो थर्ड लॉ है इसका हमारे पास वैलिडिटी के लिए कोई भी प्रूफ नहीं है। अब की कैसे जब टेम्परेचर 0 को अप्रोच करता है, कुछ की सब्सटेंस की एंट्रोपी होती है नहीं होती है, हम मान के चलते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है बिल्कुल रेस्ट पे आ गया तो उसकी एंट्रोपी क्या हो गई? 0 हो गई। बट इसका रियलिटी में कोई भी प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये थी हमारी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम बात करते हैं इसी की इंपॉर्टेंस की कि थर्ड लॉ को हम यूज कर क्या क्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस। थर्ड लॉ की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये चीज लिख ली ना कि जो एंट्रोपी है दैट टेंड्स टू 0 एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। एंट्रोपी क्या आ जाएगी? 0 जब हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की बात करेंगे। अब हमने एंट्रोपी यानी ds इसे हमने पढ़ा। एंट्रोपी क्या होती है? चेंज ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यही हमारी एंट्रोपी होती है। दूसरी साइड हमने Cp क्या होता है? हीट कैपेसिटी। वो हमारी इसके बराबर होती है, चेंज विद टेम्परेचर। डन। तो मैं यहां से इसकी वैल्यू निकाल लू तो ये क्या आ जाएगी? Cp dt, और इसमें पुट कर दू तो ये क्या आ जाएगा? ds इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? Cp तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। डन। अब ये तो स्मॉल चेंज एंट्रोपी का, कंप्लीट चेंज के लिए हम इसे क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट किससे करेंगे? किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से लेके 0 से लेके किसी पर्टिकुलर t टेम्परेचर पे। तो 0 पे एलयू क्या होगी? S0, और t पे क्या चाहिए? हमारी ST लिखो या S लिख दो, एक ही बात है। आप यहाँ ST लिख सकते हैं। ठीक है, इधर क्या है? Cp dt by t। डन। Cp क्या है? हीट कैपेसिटी। dt 1/t, इसे मैं dln t लिख सकती हूँ। जब इसे सॉल्व करूंगी तो आ जाएगा ST माइनस S0 0 से t Cp dln t। ठीक है ना? 1/t इज dln t, 2 पार्ट आ गए। ये चीज आ गई मेरे पास। अब यहां पर आते हैं ST माइनस S0। S0 क्या है? एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट 0। एब्सोल्यूट 0 पे एंट्रोपी क्या होती है? 0। अभी हमने कहा ना थर्ड लॉ की डिफाइन, उसी की इंपॉर्टेंस है।
तो जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करते हैं तो एंट्रोपी भी क्या आती है, जीरो, यानी कि एस नोट क्या हो गया, जीरो। तो एस टी इज इक्वल टू दिस टर्म, मेरे पास एस टी की ये वैल्यू आ गई। डन। अब मुझे एस टी की वैल्यू निकालनी है बिटवीन 0 से t, इंटीग्रेट करो इस टर्म पे। तो जब इसका एक ग्राफ प्लॉट किया गया बिटवीन टेम्परेचर एंड सीपी, तो हमने देखा कि विद द टेम्परेचर जो सीपी की वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, इंक्रीज हो रही थी। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था सीपी की वैल्यू क्या आ रही थी, इंक्रीज। हमें तो यहाँ क्या लेना है, एलन, लॉग वाली वैल्यू लेनी है। एलन को अगर मैं लॉग में चेंज करूँ तो 2.303 आ जाएगा। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन लॉग टी एंड सीपी, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसे आ रही थी। ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, बट हमारी लिमिट तो 0 से स्टार्ट हो रही है ना। मैंने इसे ए, इसे बी नाम दे दिया। मेरे को एक ए बी कर्व ऑब्टेन हुई जब हमने इनके बीच में एक प्लॉट बनाया, तब हमारे पास ए बी कर्व आई। बट हमारी इंटीग्रेशन 0 से स्टार्ट हो रही है। कर्व कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती, वहां पे कभी भी 0 से ना के किसी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट होते हैं। यानी इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ गैप है, हमें इस गैप को कवर अप करना है। तो इसी को मैं पीछे डॉटेड लाइन से एक्सट्रापोलेट कर रही हूँ। ये लाइन मैंने खुद बनाई है, ए और सी नाम दे रही हूँ इसे मैं। आप चाहते हो इसे ए बी सी ऐसे नाम दे सकते हो, अप टू योर चॉइस। डन। तो ए से सी का जो प्लॉट है वो एक्स्ट्रा है, जिसे हमने प्लॉट किया। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहां से यहां तक की वैल्यू को तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दी हुई उससे निकालने के लिए। बट अगर इसे 0 से जब हम स्टार्ट करें तो ये चीज हमने एक्स्ट्रा प्लॉट किया। इसे एक्स्ट्रा वाली वैल्यू को निकालने के लिए डी बाय ने अपना एक फॉर्मूला दिया था, जिसे हम बोलते हैं डी बाय थर्ड पावर। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे डी बाय थर्ड पावर को। डी बाय की थर्ड पावर ला थी, जो सीपी हो जाएगा वो होगा हमारा ए टी क्यूब के बराबर। यहां जो ए है ये एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये टी है टेम्परेचर, टेम्परेचर की थर्ड पावर, तो सीपी हमारा क्या होगा, थर्ड पावर। डन। तो अब 0 से टी था, अब मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। लेट ये टेम्परेचर मेरा 0 है, इसे मैं T1 ले लेती हूँ और इसे मैं T ले लेती हूँ। 0 से T था ना कंप्लीट, तो मैंने इसे दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, ठीक है, एक बीच में ले लिया T1। तो अब हमारे पास जो ST है वो कैसे बन जाएगा, दो पार्ट्स में इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक होगा 0 से T1 CPDln का, ठीक है, और दूसरा किसका हो जाएगा, सॉरी T1 से T CPDln, ठीक है। ये Dln मैंने कहां से लिया था, जब ये dt बाय टी था तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, 0 से T CPdt बाय टी, सॉरी ये T1 है, T1 से T CPdt बाय टी। डन। ये तो एक्स्ट्रा वाले से आया, ये तो एक्स्ट्रा प्लॉटेड जो मैंने किया उससे आया ना। तो यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डी बेस थर्ड पावर, तो वो अप्लाई कर दो यहां पर। तो एस टी क्या आ जाएगा, 0 से T CP की जगह वैल्यू लिखो ए टी क्यूब बाय टी प्लस T1 से T CPdt बाय टी। डन। आ गया मेरे पास इतना। अब T से T कटा तो T स्क्वायर बचा, तो T स्क्वायर ए इज कांस्टेंट, ए को मैं बाहर ले सकती हूँ। जब T की पावर 2 का करेंगे तो आ जाएगा T की पावर 3/3। लिमिट इज 0 से, सॉरी ये T1 था यहाँ पे शुरू से, T1 प्लस T1 से T। अब लिमिट पुट करो, जब यहाँ पे पुट करेंगे T1 0 वाली तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो मेरे पास ST किसके बराबर आ गया, 1/3 a T1 की पावर 3 प्लस T1 से T CPdt बाय टी। डन। या DlnT अप टू योर चॉइस, आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास जनरल फॉर्मूला आ गया जब मुझे ST निकालना है, ठीक है, एंट्रोपी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर मुझे जब फाइंड आउट करनी है।
ये तब आई है जब हमारा पूरा का पूरा एक फेस में हो रहा है। अगर हमारे पास यहाँ फेस में ट्रांजिशन हो जाए, ये हमने सेकंड लॉ में पढ़ा था जहां पर हमने फिजिकल चेंजेस की बात की थी, तो फिजिकल चेंज की बात करते हैं तब हमारे पास जो एंट्रोपी होती है तो हम लेंगे एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। चाहे वो लिक्विड से वेपर जा रहा हो, वेपर से लिक्विड आ रहा हो, जिसमें भी आ रहा हो, तो वो होती है डेल्टा एच ऑफ ट्रांजिशन बाय डेल्टा टी ऑफ ट्रांजिशन। याद हो तो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन बाय टी ऑफ एफ लिया था, बॉइलिंग के लिए भी हमने ऐसे लिया था। तो अगर हमारे पास फेस चेंज हो रहा होगा तब हम ये लेंगे। अगर वो एक ही फेस में चल रहा हो एक पर्टिकुलर से दूसरे पर्टिकुलर टेम्परेचर में, तब हम ये वैल्यू लेंगे। क्लियर? तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई? एंट्रोपी की। डन। अब इसी का एक एग्जांपल लेके इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले उसका ग्राफ प्लॉट कर रही हूं और फिर उसके लिए सारी एंट्रोपी लिख रही हूं। ये ग्राफ है बिटवीन एंट्रोपी एंड बिटवीन टी। मैंने इस तरह से ग्राफ ले लिया। ये फेस है, ये लिक्विड फेस है, ये गैसियस फेस है, ये सॉलिड फेस है। ठीक है, हमारे पास इस तरह से कर्व आ गई। अब सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना यानी फ्यूजन, तो डेल्टा टी ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड का वेपर में गैस में चेंज होना यानी कि बॉइलिंग, तो टी ऑफ पी आ गया। डन। हमारे पास ये दो टेम्परेचर तो आ गए। अब एक टेम्परेचर होता है ना एक्सट्रापोलेटेड, ये हमारा वो डी बाय वाला अप्रोक्सीमेशन, थोड़ा मैं डार्क करके बना रही हूं। ठीक है, यहां तक मैं इसे T1 ले रही हूं। ठीक है, तो डी बाय अप्रोक्सीमेशन है, फिर एक फेस है, फिर यहां पर फेस चेंज है, फिर एक फेस है, फिर फेस चेंज है। ठीक है, तो अब इसी के लिए अपना रिजल्ट निकलते हैं। तो ST लेना है, 1 by 1 सोल्व करते हैं। सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन, डी बाय अप्रोक्सीमेशन, 0 से T1, 0 से T1 चले अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू। तो 0 से T1 जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आई है मैंने अभी निकाली थी, दैट इज 1/3 AT1 क्यूब। ठीक है, देन T1 से TF तक चलना है, तो इंटीग्रेशन T1 से कहां तक? TF तक। ठीक है, किसका? CPDT/T या DLNT लिख सकते हो, अप टू योर चॉइस। प्लस अब यहाँ पे क्या चेंज है? सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो अब क्या गया? चेंज, यानी कि डेल्टा एच किसका चेंज है? फ्यूजन हो रहा है। सॉलिड का लिक्विड में चेंज यानी फ्यूजन, तो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी। प्लस यहां तक आ गए। अब फिर से एक ही में चल रहा है, एफ से लेके बी तक, तो इंटीग्रेशन टी एफ से टी बी तक, किसका? CPDT/T का। यहां तक आ चुके हैं। अब यहां से यहां तक आ गए हम लोग। फिर से किस में आ गया? अब लिक्विड से किस में जा रहे हैं हम? गैसियस फॉर्म में। तो फिर से चेंज है डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन ऑफ TB, बॉइलिंग टेम्परेचर। प्लस यहां तक आ चुके हैं। अब यहां से जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक भी जाना है, दैट इज T। प्लस इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? TB से T तक, सॉरी CPDT/T। डन। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आप इसके बीच में एक और ले सकते हो, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में भी ट्रांजिशन कर सकते थे, तो वो वाला टेम्परेचर भी बीच में आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो हमारे चेंजेस थे हमने वो ले लिए। इस टाइम पर हमारा डी बाय अप्रोक्सीमेशन है, इस टाइम पर एक ही फेस में है, यहाँ पर फेस चेंज है, फेस चेंज के लिए फिर एक फेस आ गया, फिर फेस चेंज आ गया, फिर हमारे पास सेम फेस आ गया। क्लियर? तो इस तरह से हमें डेल्टा एस की वैल्यू को निकालना है। इसमें हमारी थर्ड लॉ यूज होगी, बिकॉज हमने एक जगह पर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे एंट्रोपी को 0 कर दिया था। ओके, अब आते हैं इसी के टेस्ट पे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट 4 ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टेस्ट मतलब इससे क्या क्या वैल्यू को फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, फर्स्ट इज हम इससे निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैन बी कैलकुलेटेड। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां से आ गया हमारे पास? अब हमारे पास थर्ड लॉ में डेल्टा एस है,
हमें पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये थर्ड लॉ में आ गया हमारा एंट्रोपी वाला पार्ट, ठीक है। और यही डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है हमारे पास, माइनस आर टी एल एन के। हेयर के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा, ठीक है। अगर आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू गिवन हो, डेल्टा एस की वैल्यू गिवन हो, आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, डेल्टा जी की। डेल्टा जी की वैल्यू आएगी, आप इसमें पुट कर सकते हो, यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर। और आप देखोगे कि इसकी यहाँ पर जो वैल्यू पुट करने पे आ रही है, जो आप इसका एक्सपेरिमेंटल करोगे तब भी वैल्यू क्या आ रहेगी, सेम आएगी। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के बराबर आती है, ज्यादा चेंज नहीं आता। सेकेंड, एंट्रोपी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आप अपने फिजिक्स में भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और नहीं तो आपने अपने फाइनल ईयर की फिजिकल में भी पढ़ना है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एक एब्सोल्यूट एंट्रोपी के बारे में, जिसे हमने थर्ड लॉ से फाइंड आउट किया। हम कहते हैं ना एब्सोल्यूट एंट्रोपी, जो किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आ रही है। तो अगर हम यहां से निकाले उस एंट्रोपी को या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से निकाले, तो दोनों की वैल्यू नियर बाय सेम ही आती है, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, क्लोज आ रही है। चाहे आप एब्सोल्यूट एंट्रोपी थर्ड लॉ से निकाल लो, चाहे आप इसे कैलकुलेट कर लो फ्रॉम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, दोनों वैल्यू एक दूसरे से कोरिलेट करती है, क्लियर। तो ये भी इसका एक टेस्ट हो गया थर्ड लॉ का। नेक्स्ट है डिफरेंट एल्ट्रोप्स की बात करते हैं। हम डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म ले रहे हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, जैसे कार्बन है, कार्बन ग्रेफाइट में भी एग्जिस्ट करता है, डायमंड में भी एग्जिस्ट करता है। सिमिलर वे में हमारे पास एक होता है सल्फर, सल्फर की भी हमारे पास एक फॉर्म होती है मोनोक्लिनिक सल्फर, और एक होता है हमारे पास रोम्बिक सल्फर, ठीक है। दो सल्फर की फॉर्म है, एक है मोनोक्लिनिक सल्फर, दूसरा है हमारे पास रोम्बिक सल्फर। एक को मैं अल्फा ले रही हूं, एक को मैं बीटा ले रही हूं, डन। ये दोनों होते तो सॉलिड है, बट सॉलिड में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। तो मोनोक्लिनिक रोम्बिक में, रोम्बिक मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो इसमें क्या आ रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, तो डेल्टा एस ऑफ ट्रांजिशन। अभी हमने कहा जहां पे ट्रांजिशन होएगा वहां पर हम इसे कैसे निकालेंगे, डेल्टा एच बाय टी से। ये डेल्टा एच ट्रांजिशन का है और ये भी किसका है, ट्रांजिशन का। तो जब इसे वैल्यू को फाइंड आउट किया गया तो इसकी वैल्यू आई थी -402 और ये था 369। जो पर्टिकुलर टेम्परेचर था इनका वो था 369 केल्विन। तो उस टाइम पे जब इसे सॉल्व किया गया तो ये वैल्यू आई नियरली 1.09 किलो जूल पर मोल। जब हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया, अब ये क्या है, ट्रांजिशन है। डेल्टा एस यानी किसका चेंज है, किसका चेंज है, यानी कि एस ऑफ अल्फा माइनस एस ऑफ बीटा का, दोनों का चेंज। तो मैंने उसकी वैल्यू को इतना फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसी के निकालते हैं इंडिविजुअल एंट्रोपी, दोनों की अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। वो एंट्रोपी फाइंड आउट की एक जीरो टेम्परेचर से जिस पर्टिकुलर पे ट्रांजिशन होनी है 369 केल्विन उस तक। तो जो एस ऑफ अल्फा हो गया वो तो एक इसकी वैल्यू होगी, जब कैलकुलेट किया गया तो हमारे पास ये आया एक की वैल्यू 37, और जब दूसरे को कैलकुलेट किया गया तो उसकी वैल्यू आई हमारे पास 38। डन, दोनों की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब यहां से आप एस ऑफ अल्फा माइनस एस ऑफ बीटा करो। जब आप इन्हें माइनस करोगे तो दिस माइनस दिस हो जाएगा, और जब इसे माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा। डन, ये क्या है, एक तरह का ट्रांजिशन ही तो है, डेल्टा एस ऑफ ट्रांजिशन। पीछे निकालना ना, दोनों का चेंज ही तो है, ट्रांजिशन हुआ। ये डेल्टा एस ऑफ ट्रांजिशन की वैल्यू मैंने अभी निकाली, वो कितनी थी, -1.09। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, पीछे जो निकाली है वही वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, आगे एस नॉट।
दिस इज -1, दिस इज -1, अप्रोक्सीमेटली 1। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे की क्या होगी, बराबर। बिकॉज अगर ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 होने के बाद दिस वैल्यू इज नियरली इक्वल टू दिस। इसका मतलब दोनों जो फॉर्म्स है, ये कौन सा टेम्परेचर है, 0 एट T इज इक्वल टू 0, यानी एब्सोल्यूट 0 पर दोनों की एंट्रोपी क्या आ रही है, बराबर आ रही है। यही चीज तो हमने पीछे थर्ड लॉ में पढ़ी थी। थर्ड लॉ में हमने कहा था ना, जब टेम्परेचर 0 को अप्रोच करता है तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनकी एंट्रोपी क्या होती है, 0 को अप्रोच करती है। 0 को अप्रोच करनी है मतलब ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, नियर बाय सेम आ रही है। क्लियर। तो ये आगे हमारा, हमने इसकी वैलिडिटी जो है टेस्ट कर ली थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है। तो अब इसी का एक लास्ट हमारे पास टॉपिक बचता है, दैट इज रेसिडुअल एंट्रोपी। अब ये रेसिडुअल एंट्रोपी क्या होती है, हमने पहले ही कहा है कि जो हमारे पास थर्ड लॉ है इसका जस्ट एक डिफाइन है हमारे पास, उस डिफाइन का हमारे पास कुछ पर्टिकुलर प्रूफ नहीं है। तो रेसिडुअल एंट्रोपी उसी चीज के अपोजिट है जिसे हम कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट 0 पे जो वैल्यू 0 होनी चाहिए, बट एक्चुअल में कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ी सी एंट्रोपी एग्जिस्ट करती है, उसे हम बोलते हैं उसकी रेसिडुअल एंट्रोपी। ठीक है। एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस एट T इज इक्वल टू 0 इज रेसिडुअल एंट्रोपी। एब्सोल्यूट 0 पे भी जो एंट्रोपी एग्जिस्ट करेगी वो हमारी क्या होगी, दैट इज रेसिडुअल एंट्रोपी। अब रेसिड्यू क्या होता है, रेसिड्यू होता है जो नीचे बच जाता है पार्ट। जब हम कोई रिएक्शन में करते हैं उसमें जो बचा हुआ नीचे का पार्ट आता है उसे हम बोलते हैं उसके रेसिड्यू आ गए या पीपीटी आ गए। तो ऐसे ही जो लास्ट में हमारी एंट्रोपी आती है वो होती है हमारी रेसिडुअल एंट्रोपी, जो 0 डिग्री टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करती है। होना चाहिए था, अगर थर्ड लॉ को फॉलो करता तो उस टाइम पर कोई भी डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। एंट्रोपी मीन्स डिसऑर्डर, यानी कि रैंडमनेस। तो एट 0 टेम्परेचर पे S0 होने का मतलब था कोई रैंडमनेस, कोई डिसऑर्डर, कुछ नहीं है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब बॉडी 0 टेम्परेचर पे भी होती है तब भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसऑर्डर आ जाता है। कैसे? इसके अगर हम ओरिजिन की बात करें, हम एक जस्ट सिंपल सा मॉलिक्यूल लेते हैं AB टाइप का, मुझे इसकी अरेंजमेंट करनी है। तो ये AB ऐसे अरेंज होना चाहिए था, तो इसमें कोई भी डिसऑर्डर नहीं था। बट BA की जगह मैं फिर से AB ले लूं तो थोड़ा सा डिसऑर्डर आ गया। ठीक है। मॉलिक्यूल तो वही AB है, बट थोड़ा सा अरेंजमेंट में क्या हो गया, चेंज हो गया। इस अरेंजमेंट में चेंज होने की वजह से इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी रैंडमनेस आ जाती है। इस डिसऑर्डर की वजह से डिसऑर्डर आया, डिसऑर्डर से रैंडमनेस आई, और रैंडमनेस इज एंट्रोपी। ये हमने सेकंड लॉ ऑफ में पढ़ा हुआ है। तो ये हमारी क्या होगी, एंट्रोपी, जिसे हम क्या बोलेंगे, रेसिडुअल एंट्रोपी। अब इसे एंट्रोपी को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्योंकि हमने पीछे अभी जब टेस्ट की बात की थी तो हमने कहा था ये जो एंट्रोपी होती है वो हमारी मैच करती है जो हमारी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से आती है एंट्रोपी, उससे। तो ये आपने फॉर्मूला स्टैटिस्टिकल में भी पढ़ना है, S इज इक्वल टू K/LN/W। ठीक है। हेयर W इज पॉसिबल ओरिएंटेशंस। कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशंस होंगी वो हमारा क्या होता है, W होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी। एग्जाम्पल ले लो, आपको रेसिडुअल एंट्रोपी निकालनी है CO की। ठीक है। तो CO के केस में आपके पास 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स होती है। ठीक है। तो आप इसको 2 वे से अरेंज कर सकते हो, मतलब 2 वे, मतलब 2 मॉलिक्यूल हैं, जितने मॉलिक्यूल उतनी ही तरह की इसमें अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। तो इसमें W की वैल्यू होती है 2 की पावर n। ठीक है। जितने मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाते हैं उसकी पावर n आ जाएगी मेरे पास। तो यहाँ पर पुट करो S इज इक्वल टू K/LN/W। तो इतनी इसमें पॉसिबल अरेंजमेंट्स है। ln 2 की पावर n बाहर आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी होती है n इंटू K log ln2। तो n इंटू K इज R, और ln को log में चेंज कर दो, आएगा 2.303 log 2।
R साथ में, तो R की वैल्यू पुट कर दो 2.303 इंटू 8.314 इंटू log 2 इज 0.3010 स्टैंडर्ड वैल्यू। जब आप इसे सॉल्व करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ रही है 5.85। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा जाउल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इस तरह से आपने रेजिडुअल एंट्रोपी को फाइंड आउट करना है। 1 मार्क में आ जाता है क्वेश्चन। एक और एग्जांपल देते हैं, हमें रेजिडुअल एंट्रोपी निकालनी है FClO3 इसकी। तो इस केस में जो पॉसिबल ओरिएंटेशन होती है तो वो होती है हमारी 4 की पावर n, W की वैल्यू। तो जब इसमें आप सॉल्व करोगे K ln 4 की पावर n, ये 4 बाहर आ जाएगा तो n इंटू K ln 4, n इंटू K इज R, तो ये आ जाएगा 2.303 R ln 4 log 4। ठीक है, log 4 को हम log 2 की फॉर्म में भी ले लेते हैं। ठीक है, log 2 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो जब इसे सोल्व करोगे तो सेम आएगा ना, अगर मैं इसे 2 की पावर 2 लिख दूं तो ये आ जाएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 2 इंटू 0.3010। तो ये तीनों टर्म ऊपर वाली की तरह सेम है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका डबल हो जाएगा। 5.85 का आप डबल कर दो तो आपके पास आ जाएगा 11.5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका फॉर्मूला कि कैसे हम निकालेंगे। तो एक तरह से यहां पर हम इसे जर्नलाइज कर दें, तो उन जर्नल में कर दूं तो S इज इक्वल टू क्या आ गया R ही बन रहा है ना हमेशा, R साथ में क्या आ गया ln, ये आ गया PT है नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, कितनी ओरिएंटेशन उसकी पॉसिबल है। ठीक है, उसकी वैल्यू हमने लेनी है, वो 2 हो सकती है 4 हो सकती है, डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूल, हमारा मॉलिक्यूल कैसा है उसके ऊपर। तो यानी कि एब्सोल्यूट 0 होने पर भी टेम्परेचर एंट्रोपी एग्जिस्ट करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। क्लियर, तो ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका लास्ट टॉपिक। यहाँ पे हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फिनिश हो गया और साथ में हमारा फर्स्ट सेक्शन जो था हमारा वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपना सेक्शन बी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें एक ही चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उससे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।